नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस पर चर्चा करेंगे और आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण सवाल के जवाब पे डीप एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहला सवाल, 24 आवर्स में ऐसा क्या हुआ कि पूरे बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस छिड़ गया। दूसरा सवाल, इन्हीं 24 आवर्स में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने ही पद से इस्तीफा देकर अपना ही देश बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। और इस वीडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन 24 आवर्स में बांग्लादेश ने इस पॉलिटिकल क्राइसिस से उभरने के लिए किस तरह के मेजर्स को अपनाया है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी, जहां से ये सब शुरू हुआ। 1 जुलाई 2024 सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर नाकाबंदी की, सड़कों और रेलवे लाइनों को बाधित किया। उनका दावा था कि ये योजना शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के वफादारों के पक्ष में है। जनवरी में 5वीं बार जीतने के बावजूद शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन को खारिज करते हुए कहा कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद 16 जुलाई को हिंसा में वृद्धि हुई। ढाका में प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़प के बाद पहली बार 6 लोगों की मौतें दर्ज की गई। इसके जवाब में शेख हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, 18 जुलाई को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की शांति की अपील को ठुकरा दिया गया और उनके इस्तीफा की मांग जारी की गई। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय के साथ साथ अन्य सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। सरकार ने अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट किया। कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़पों में कम से कम 32 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी कोटा फिर से लागू करने के खिलाफ फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसे आलोचकों ने शेख हसीना की सरकार के साथ तालमेल के रूप में देखा। हालांकि फैसले ने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए नौकरी रिजर्वेशन को खत्म करने के प्रदर्शनकारियों की मांगों को संतुष्ट नहीं किया। बात यहां तक ही नहीं रुकी। इसके बाद रविवार 4 अगस्त को सैकड़ों हजारों लोगों ने फिर से सरकार के समर्थकों के साथ झड़प की, जिसके परिणाम स्वरूप 14 पुलिस अधिकारियों सहित 68 सिविलियंस की मौत हो गई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुयान ने सरकार से सैनिकों को वापस बुलाने का आग्रह किया और हत्याओं की निंदा की। वर्तमान सेना प्रमुख वकर उज जमान ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और इस समय तक ये स्पष्ट हो चुका था कि मिस हसीना की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सेना ने कहा कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों की रक्षा करेगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख वकर उज जमान ने वरिष्ठ जनरलों के साथ बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री को उनके पद छोड़ने से एक रात पहले सूचित किया कि उनके सैनिक उनके द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को लागू नहीं कर पाएंगे। और तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत तय हो चुकी थी। और अंत में शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा देश भर में फैले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया। ये संकट शुरू में मात्र छात्रों द्वारा सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही पूरे देश में शेख हसीना के इस्तीफे के मांग में बदल गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब सरकारी समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। इस बढ़ते जन आक्रोश और सेना के दबाव के चलते शेख हसीना ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और भारत चली आई। शेख हसीना ने अपने इस्तीफा के तुरंत बाद बांग्लादेश से भागने का फैसला किया। शेख हसीना एक सैन्य विमान से ढाका से रवाना हुई और भारत के दिल्ली के पास एक एयरफील्ड पर उतरी। ये कदम बांग्लादेश में बढ़ते विरोध और हिंसा के कारण उठाया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद बांग्लादेश की सेना ने स्थिति को नियंत्रण करने का जिम्मा संभाला। सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने घोषणा की कि सेना कानून व्यवस्था बहाल करने और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच करेगी। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और आश्वासन दिया कि सेना और पुलिस अब और हिंसा नहीं करेगी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। ये कदम देश में अंतरिम सरकार के गठन और नए चुनावों की तैयारी के लिए उठाया गया था।
छात्र नेताओं और अन्य विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की मांग की। इस सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव कराना, जनता की शिकायतों का समाधान करना और देश में स्थिरता बहाल करना है। दोपहर के करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के रडार ने बांग्लादेश से भारतीय सीमा की ओर आ रहे एक कम ऊंचाई वाले विमान का पता लगाया। विमान में सवार हाई प्रोफाइल यात्री के बारे में जानकारी रखने वाले वायु रक्षा कर्मियों ने विमान को भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। ANI के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर 101 स्क्वाड्रन से 2 राफेल लड़ाकू विमानों को बिहार और झारखंड में तैनात किया गया था। विमान ने अपने निर्धारित उड़ान पथ का अनुसरण किया। ग्राउंड एजेंसीज द्वारा बारीकी से निगरानी रखी गई। विमान और शीर्ष भारतीय वायु सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संचार हुआ। भारतीय वायुसेना और थल सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखी। शाम के करीब 5:45 पे जब शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और उनकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए 1 घंटे तक बैठक की। वर्तमान में वापस आते हुए इस बात को लेकर स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि वो आगे कहां जाने वाली है। करेंटली शेख हसीना भारत में ही मौजूद है। ढाका से भागने के तुरंत बाद कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 76 वर्षीय नेता ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बना रही है, लेकिन लंदन के हिचकिचाने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि अवामी लीग नेता अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन NDTV की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने कहा कि उनकी मां के ब्रिटेन में शरण मांगने की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहीं भी शरण नहीं मांगी है, इसलिए ब्रिटेन या अमेरिका द्वारा अभी तक जवाब न दिए जाने का सवाल ही सच नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक है और दिल्ली में रहती है, लेकिन उनके द्वारा डाले गए X पर एक पोस्ट से पता चलता है कि ढाका से भागने के बाद से वो अपनी मां शेख हसीना से नहीं मिली है। उन्होंने X पर एक पोस्ट भी लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना भारत के बाद अब ब्रिटेन में रहने जा रही है? ब्रिटेन के पास उपमहाद्वीप के कई प्रमुख लोगों को शरण देने का रिकॉर्ड रहा है, जिनमें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शामिल हैं। इसलिए ढाका से भागने के तुरंत बाद कई रिपोर्टों ने भविष्यवाणी की कि वो ब्रिटेन जा रही है। लेकिन UK के गृह मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटिश इमिग्रेशन रूल्स व्यक्तियों को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए उस देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं। एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि शरण चाहने वाले व्यक्तियों को पहले सुरक्षित देश में पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अधिकारियों ने कहा है कि वीजा रिकॉर्ड अभी गोपनीय है। इससे पहले शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अमेरिका ने कहा था कि वो बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार किया जाए। शेख हसीना सोमवार को दिल्ली पहुंचने के बाद से ही भारत में हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर संसद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने की मंजूरी मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है कि उन्होंने वरिष्ठ नेता को अपना अगला कदम तय करने के लिए समय दिया है। सूत्रों के अनुसार इस वक्त शेख हसीना सदमे में है और सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले उन्हें ठीक होने का समय दे रही है। इधर नई दिल्ली इस समय एक कूटनीतिक दुविधा के बीच खड़ी है। एक ओर वो अपदस्थ नेता शेख हसीना का खुलकर समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहती, क्योंकि इससे बांग्लादेश में नई बनने वाली सरकार के साथ उसके रिश्ते और भी जटिल हो सकते हैं। ये वही बांग्लादेश है जो भारत का भू राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है। वहीं दूसरी ओर शेख हसीना के साथ भारत के पुराने संबंधों का भी एक इतिहास है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज से कई दशक पहले जब 1975 में बांग्लादेश में अशांति के दौरान उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार ने ही शेख हसीना को शरण दी थी। ये वही शेख हसीना है जिन्होंने भारत के साथ न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक समीकरण भी बनाए रखा। अब जब शेख हसीना फिर से भारत की ओर रुख कर रही है तो दिल्ली के लिए उन्हें छोड़ देना कोई आसान फैसला नहीं होगा, लेकिन इस फैसले के साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। ग्लोबल पावर्स अब भारत की हर चाल पर नजर गड़ाए हुए हैं।
अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप यूनियन जैसे बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं। दुनिया जानना चाहती है कि क्या भारत अपने पुराने मित्र का समर्थन करेगा या फिर नए समीकरणों और रणनीतिक साझेदारियों के मद्देनजर एक कैलकुलेटेड कदम उठाएगा। इस कूटनीतिक जटिलता के बीच भारत के निर्णय का न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में दिल्ली का हर कदम ग्लोबल मंच पर गहन विश्लेषण और आकलन का विषय बन गया है। दुनिया अब देख रही है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या फैसला करता है और अपने भू राजनीतिक प्रभाव को कैसे स्थापित करता है। वीडियो को अंत करने से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। श्री यूनुस ने शपथ ग्रहण समारोह में कहा, मैं संविधान को बनाए रखूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। ये शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश के लिए उथल पुथल भरे समय में हो रहा है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।